अगस्त 2023 की बात है। उम्र कैद की सजा काट रहे यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और जिन्हें लोग बाहुबली कहते हैं, अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि की रिहाई का आदेश आता है। अब यहां सबसे बड़ा विरोधाभास देखिए। बाईं तरफ यूपी कारागार विभाग का ऑफिशियल ऑर्डर है जो 2018 की रिमिशन पॉलिसी यानी छूट की नीति का हवाला दे रहा है। इसमें लिखा है कि भाई दोषियों ने 16 साल की सजा पूरी कर ली है, उनका व्यवहार अच्छा था और अब वो बुजुर्ग हो चुके हैं। लेकिन दाईं तरफ देखिए, यह है पीड़िता की बहन निधि शुक्ला की सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका। उनका सीधा कहना था कि इस रिहाई से उनकी जान को खतरा है। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या थी? उनका आरोप था कि ये दोषी असल में जेल में थे ही नहीं, बल्कि एक अस्पताल के वीआईपी वार्ड में मजे से रह रहे थे। अब जब इस रिहाई पर बवाल मचा तो यूपी के कारागार मंत्री धर्मेंद्र प्रजापति का बयान सामने आया। उनका साफ कहना था कि जेलों में काम और अच्छे व्यवहार के आधार पर ही फाइलें आगे बढ़ती हैं। उन्होंने क्लियर किया कि राज्यपाल अपने विवेक से काम करती हैं और उनकी टीम फैसला लेने से पहले पूरी स्टडी करती है। मतलब आधिकारिक तौर पर प्रशासन का स्टैंड बिल्कुल साफ था कि यह सब स्टेट की पॉलिसी और ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस के तहत ही हुआ है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, कवि मधुमेता की कहानी। इस रिहाई की गंभीरता को समझने के लिए ना हमें फ्लैशबैक में साल 2003 में चलना होगा। आखिर मधुमेता थीं कौन? 24 साल की एक बेहद टैलेंटेड, एकदम वाइब्रेंट कवयित्री। वो मंच पर अपनी वीर रस की कविताओं को पूरे जोश और एक थिएट्रिकल स्टाइल में पढ़ने के लिए बहुत मशहूर थीं। लेकिन फिर 9 मई 2003 को लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी में उनकी जिंदगी का बहुत ही खौफनाक अंत हो गया। जांच में पता चला कि वो प्रेग्नेंट थीं और उस वक्त के एक बेहद ताकतवर कैबिनेट मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के साथ उनका एक रिश्ता था। यह मामला सिर्फ किसी लव अफेयर का नहीं था दोस्तों, इसमें सत्ता, धोखा और जुर्म का ऐसा कॉम्बिनेशन था जिसने सच में पूरे देश को सुन कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हत्याकांड और सीबीआई जांच का पूरा सफर। इस मर्डर के बाद कानूनी पहिया कैसे घूमा, यह समझना बहुत जरूरी है। जब मुख्य आरोपी इतना रसूखदार हो तो सिस्टम के पसीने तो छूटने ही थे। 9 मई 2003 को हत्या होती है। लोकल पुलिस पर इतना भयंकर प्रेशर था कि महज 1 महीने बाद ही जून 2003 में यह केस सीबीआई को सौंप दिया जाता है। जांच चलती है, कड़ियां जुड़ती हैं और फाइनली 24 अक्टूबर 2007 को देहरादून की अदालत दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाती है। अब इस जानकारी पर जरा ध्यान दीजिए, ये काफी दिलचस्प है। ये जूस कॉर्पस लॉ जर्नल का एक हिस्सा है जो साफ साफ बताता है कि इस केस में गवाहों को कैसे डराया धमकाया गया और सबूतों से किस हद तक छेड़छाड़ हुई। मतलब आरोपी का दबदबा इतना ज्यादा था कि गवाहों को बचाने और एक फेयर ट्रायल के लिए देश की न्यायपालिका को मजबूरन इस केस को यूपी से बाहर उत्तराखंड के देहरादून ट्रांसफर करना पड़ा। अब बात करते हैं इस पूरे केस के सबसे इमोशनल पहलू की, एक बहन का 20 साल का संघर्ष। मधुमेता की बहन निधि शुक्ला एक तरह से यही इस केस का दिल है। सत्ता की इतनी मजबूत दीवार से टकराना कोई मजाक नहीं है। कानूनी लड़ाई का खर्च उठाने के लिए उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी तक बेच दी। कोई उन्हें ट्रैक न कर ले इसके डर से पिता की कार बेच दी। अपनी 70 साल की बुजुर्ग मां को सेफ्टी के लिए दूर रिश्तेदारों के पास भेज दिया और खुद 24 घंटे यूपी पुलिस के पहरे में रहीं। लगातार जान से मारने की धमकियां मिलती रहीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो आरटीआई के जरिए सिस्टम से लगातार लड़ती रहीं। और इसी आरटीआई की लड़ाई से एक ऐसा सच सामने आया जो सच में सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े करता है। आरटीआई से खुलासा हुआ कि 2012 के बाद से इन दोषियों ने अपनी सजा का ज्यादातर वक्त जेल की कालकोठरी में नहीं बल्कि गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राइवेट वार्ड में बिताया है। इसी बात को लेकर निधि ने रिहाई के उस जेल में अच्छे व्यवहार वाले तर्क को चुनौती दी। बिल्कुल लॉजिकल बात है ना, जो इंसान इतने सालों तक जेल में रहा ही नहीं, उसके जेल के बर्ताव का असेसमेंट भला कैसे और किस आधार पर कर लिया गया। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे बड़े पॉइंट पर, राजनीति में अपराध का दबदबा। देखिए, मधुमेता शुक्ला का केस कोई इकलौती घटना नहीं है। अगर हम थोड़ी बड़ी पिक्चर देखें तो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लॉ का ये रिसर्च पेपर बहुत कुछ बयां करता है। ये बड़ी ही बारीकी से बताता है कि कैसे हमारे सिस्टम में अपराधियों, राजनेताओं और ब्यूरोक्रेट्स का एक गहरा नेक्सस यानी गठजोड़ बन चुका है। चुनाव जीतने के लिए बाहुबल और पैसे का इस्तेमाल अब सिर्फ एक आरोप नहीं रहा, बल्कि ये एक डॉक्यूमेंटेड और सिस्टमैटिक प्रॉब्लम बन चुकी है। ये आंकड़े खुद कहानी कह रहे हैं। ये ट्रेंड किसी एक राज्य या पार्टी तक लिमिटेड नहीं है। बिहार से पप्पू यादव हों, दिल्ली से सज्जन कुमार या गुजरात से माया कोडनानी, ये लिस्ट बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से ये दिखाती है कि चाहे कोई भी राज्य हो या कोई भी राजनीतिक विचारधारा, ऐसे लोग हर जगह मौजूद हैं जिन पर मर्डर और दंगों जैसे गंभीर आरोप सिद्ध हो चुके हैं। फिर भी सिस्टम में उनकी गजब की पावर है। हमारा मकसद यहाँ किसी पार्टी का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि सोर्सेज में दिए गए फैक्ट्स को पूरी निष्पक्षता से आपके सामने रखना है। तो असल में ये बाहुबली या वर्चस्व वाला कल्चर काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। ये बाहुबली नेता समाज में मौजूद गहरी आर्थिक और जातीय खाइयों का फायदा उठाते हैं। ये स्थानीय लोगों को एक तरह का संरक्षण या प्रोटेक्शन देते हैं और बदले में क्या मिलता है? वोट और भारी भरकम सरकारी ठेके। धीरे धीरे ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पूरी तरह से हमारे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस और सिस्टम का परमानेंट हिस्सा बन जाता है। इन सब बातों को जानने के बाद अब हमारे और आपके सामने एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी मुजरिम की रिहाई के कानूनी अधिकार और एक पीड़िता के न्याय के लिए 20 साल के बिना रुके संघर्ष के बीच आखिर बैलेंस कैसे बिठा सकती है? ये सवाल किसी भी लेफ्ट विंग या राइट विंग पॉलिटिक्स से बहुत ऊपर है।
ये सीधे हमारे लोकतांत्रिक और न्यायिक ढांचे के मूल उद्देश्य पर सवाल उठाता है। क्या न्याय सिर्फ कोर्ट से सजा सुनाई जाने तक ही सीमित है, या उस सजा का असलियत में पूरा होना भी न्याय का ही हिस्सा है? इसी गहरे विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, इस पर जरूर विचार कीजिएगा। जटिल विषयों को आसानी से समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।